आज हम बात कर रहे हैं एक तेजी से बढ़ती नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एसजी फिनसर्व लिमिटेड की। ये कंपनी ना एमएसएमई सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में है, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। हमारी आज की ये गहरी पड़ताल उनके हाल के अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है, जो 23 जुलाई 2025 को हुई थी। तो मकसद ये है कि हम एसजी फिनसर्व के Q1 FY26 के नतीजों को समझें, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, आगे क्या करने वाले हैं और ये इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं। चलिए आंकड़ों से शुरू करते हैं। Q1 FY26 के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM बढ़कर 2,630 करोड़ हो गया है। ये पिछली तिमाही से 13% ज्यादा है। बढ़िया ग्रोथ है। रेवेन्यू भी ठीक ठाक बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब PAT वो 24.52 करोड़ है, पिछली तिमाही से सिर्फ 3% ऊपर। ये ग्रोथ थोड़ी कम नहीं लग रही? हाँ, पहली नजर में शायद ही 3% की बढ़ोतरी थोड़ी कम लगे। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक पेच है। इस तिमाही ना एक मुश्त ईसॉप खर्च आया है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का, करीब 2.7 करोड़ का। ये वन टाइम जैसा ही है इस क्वार्टर के लिए। अच्छा, ईसॉप खर्च। हाँ। और कंपनी का अंदाजा है कि पूरे साल मतलब FY26 में ये कुल खर्च कोई 10 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। ओह। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले साल FY27 में ये घटकर 1 करोड़ से भी कम हो जाने की उम्मीद है। ओह, तो ये टेम्पररी असर है। बिल्कुल। और इसका मतलब है कि आगे चलकर रिटर्न ऑन एसेट्स ROA वो सुधरेगा, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। समझ गई। तो ये तो हुई PAT की बात। अब कंपनी के मेन बिजनेस पर आते हैं, MSME सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। हाँ। इनका मॉडल एंकर कंपनियों पर आधारित है ना, जैसे टाटा, अदानी, JSW, बड़े नाम है। और सुना है 80% लोन सिक्योर्ड है इन्वेंट्री या रिसीवेबल से, और एक स्टॉप सप्लाई क्लॉज भी है इनके पास। ये क्या चीज है और पूरा सिस्टम चलता कैसे है? हाँ, प्रोसेस काफी सिंपल और मजबूत है। देखिए, एसजी फिनसर्व पैसा सीधे एंकर को देता है, फिर एंकर वो सामान अपने डीलर को बेचता है। जैसे ही डिलीवरी का प्रूफ सबूत मिलता है एसजी फिनसर्व को, ट्रांजैक्शन पूरा होता है। अच्छा। और वो स्टॉप सप्लाई क्लॉज वो एक तरह का सेफ्टी नेट है। अगर डीलर पेमेंट में डिफॉल्ट करता है ना, तो एंकर उसको माल भेजना बंद कर सकता है। ओह, इससे तो एसजी फिनसर्व का पैसा सुरक्षित रहता होगा। बिल्कुल, इससे उनका रिस्क काफी कम हो जाता है। और यहाँ पर ना टेक्नोलॉजी का रोल वो बहुत ही बड़ा है। टेक्नोलॉजी? वो कैसे, मतलब क्या खास है? आप सोचिए, 100 से भी कम लोग हैं टीम में और करीब 4 लाख इनवॉइस डिस्काउंट कर दिए। ये बिल्कुल ऑटोमेटेड है, एक हाईटेक मशीन की तरह। ये बिना टेक्नोलॉजी के मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये तो है। और वो नया मोबाइल ऐप भी ला रहे हैं, AI से क्रेडिट मॉनिटरिंग करेंगे। और सबसे कमाल की बात, उनका ग्रॉस NPA मतलब बैड लोन रेशियो 0 है, 0। 0 NPA MSME फाइनेंसिंग में? राइट। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। तो ये टेक एफिशिएंसी ही उनको रिस्क मैनेज करने में मदद कर रही है? एग्जैक्टली। स्केल और रिस्क कंट्रोल दोनों टेक से हो रहा है। कमाल है। अच्छा, भविष्य के टारगेट भी तो काफी बड़े इनके। FY26 में 4,000 करोड़ AUM और FY27 तक 6,000 करोड़। और वो Tier 2 शहरों में जा रहे हैं, कवरेज एरिया भी कम कर रहे हैं, 225 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। क्या ये सब हासिल हो पाएगा? ये लक्ष्य रियलिस्टिक लगते हैं? देखिए, लक्ष्य बेशक महत्वाकांक्षी हैं, बड़े हैं, लेकिन उनकी तैयारी भी मजबूत दिख रही है। उनके पास ऑलरेडी मतलब पहले से ही 6,400 करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। ये एक बड़ी पाइपलाइन है। कंपनी का नेटवर्थ अच्छा है, 1,050 करोड़। ऊपर से वारंट कन्वर्शन से 340 करोड़ और आने की उम्मीद है। पूंजी है। और उनको क्रिसिल और ICRA से AA रेटिंग मिली हुई है। इससे बैंकों से पैसा उठाना आसान हो जाता है। उनकी बैंकिंग लाइंस भी बढ़ रही हैं। सही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, उनका जो एवरेज बुक टर्नओवर है ना, वो 36 दिन से घटकर 30 दिन पर आ गया है। मतलब पैसा जल्दी घूम रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो बुनियाद मजबूत लग रही है। अच्छा, अर्निंग्स कॉल में यील्ड कैलकुलेशंस पर कुछ सवाल उठे थे निवेशकों के। वो एवरेज बुक बनाम एंड ऑफ पीरियड बुक वाला मामला क्या था? कुछ कंफ्यूजन था शायद। हाँ, वो क्या था कि कंपनी ना डेली एवरेज बुक के बेसिस पर यील्ड कैलकुलेट कर रही थी, जबकि निवेशक अक्सर EOP मतलब क्वार्टर एंड के आंकड़ों से हिसाब लगाते हैं। तो थोड़ी तुलना मुश्किल हो रही थी। अच्छा। तो मैनेजमेंट ने अब कहा है कि आगे से वो क्लैरिटी के लिए एवरेज बुक के आंकड़े भी देंगे। मामला सुलझ गया है। और हाँ, ये याद रखना चाहिए कि उनकी जो रिपोर्टेड यील्ड है Q1 में 12.9%, उसमें प्रोसेसिंग फीस भी शामिल होती है। ओके, तो यील्ड वाली बात अब साफ है। चलें, अब वापस कंपनी की बड़ी तस्वीर पर आते हैं। वो बिल्डिंग मटेरियल में करीब 60% और ऑटो में 20% बिजनेस करते हैं। काफी कॉन्सेंट्रेशन है।
तो इस फोकस को देखते हुए कंपटीशन कैसा है और क्या वो दूसरे सेक्टर्स में भी देख रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं? हाँ, कंपटीशन तो है। देखिए, टाटा कैपिटल जैसे जो बड़े खिलाड़ी हैं उनसे वो कमर्शियल शर्तों पर मुकाबला करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ छोटी टेक फोकस्ड एनबीएफसीज हैं, उनसे टेक्नोलॉजी और रिस्क प्रोफाइल पर टक्कर है। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं, आईटी पेरिफेरल्स, मोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ग्लास जैसे नए सेक्टर्स में जा रहे हैं। लेकिन कुछ सेक्टर्स जैसे पेंट्स, सीमेंट, उनमें वो थोड़ा संभल कर चल रहे हैं, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पर एक बात है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का मार्केट इतना बड़ा है ना कि कई प्लेयर्स के लिए जगह है। सही कहा। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो एसजी फिनसर्व एक मजबूत टेक इनेबल्ड एंकर बेस्ड मॉडल पर चल रही है। एक मुश्त खर्चों के बावजूद फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है और लक्ष्य हाँ बड़े हैं पर शायद हासिल करने लायक भी हैं। तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि मॉडल काम कर रहा है। उनका जो स्ट्रक्चर है एंकर बेस्ड, उसे रिस्क कम है, टेक्नोलॉजी उन्हें तेजी से स्केल करने में मदद कर रही है, और बड़े एंकर क्लाइंट्स के साथ रिश्ते अच्छे हैं। और जैसा हमने कहा, ईसॉप कॉस्ट भविष्य में कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बात सोचने वाली जरूर है, एसजी फिनसर्व का जो मॉडल है वो बहुत हद तक इन बड़ी एंकर कंपनियों पर निर्भर करता है ना? हाँ ये तो है। अभी तक तो 0 एनपीए के साथ सब बढ़िया चल रहा है, पर क्या ये जो कुछ खास एंकरों या सेक्टर्स पर इतनी ज्यादा निर्भरता है, क्या ये आगे चलकर एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, मतलब एक जगह फोकस होने का जोखिम पैदा कर सकती है? खासकर अगर ये बड़े एंकर कभी किसी इकोनॉमिक स्लोडाउन या मंदी का सामना करें, भले ही उनके पास वो स्टॉप सप्लाई वाला सेफ्टी नेट हो। तो जो लोग इस स्पेस को ट्रैक करते हैं उनके लिए एक सोचने का पॉइंट जरूर है।